Hello, my champions. I hope you are enjoying your life. MHI 107 का गेस्ट पेपर देखेंगे जून 2025 के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, इसमें पार्ट 2 है। पार्ट 1 का पेपर लग चुका है और इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में 1700 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक। तो देखो, अभी तक आपने बहुत जगह से वीडियो देख ली, बहुत जगह से नोट्स बना लिए, किताब पढ़ ली, इधर उधर का देख लिया। अब आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है, तो ये वीडियो देखो और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरे पे ट्रस्ट है ना, तो इस वीडियो को देखो आप पूरा कंप्लीट। ईयरफोन लगा के देखो, शांत जगह पे बैठो और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके इस कंटेंट को देखना, ठीक है। अभी तक हेल्प किया है मैंने, तो इस वीडियो से भी ज़रूर हेल्प आपको मिलेगा। और फीडबैक देना मत भूलना। आप फीडबैक नहीं देते हो एग्ज़ाम के बाद में, आपको कोई मतलब ही नहीं रहता, आपके लिए कोई मेहनत करता है तो फीडबैक दिया करो। आप कितना सवाल से भी कितना आपकी हेल्प हुई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। टाइम अपने पास नहीं है, टाइम 3 घंटे का है। 100 नंबर का पेपर है, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। पहला सवाल देखो, 18वीं सदी अराजकता। अराजकता का मतलब इधर उधर या अस्त व्यस्त या अनारकी और उथल पुथल की सदी थी, परीक्षण करें। 20 नंबर का सवाल होगा और ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, 18वीं सदी से संबंधित वाद विवाद बताइए, यानी कि जो डिबेट चलती है इतिहासकारों के बीच में, हिस्टोरियंस के बीच में। और ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, हाल की बहसों ने किस हद तक 18वीं सदी पूर्वार्ध भारत के विषय में हमारे पुराने दृष्टिकोण को बदल दिया है। यानी कि हमारी जो पुरानी सोच थी उसके विपरीत अब एक नई सोच आई है 18वीं सदी के बारे में, वो आपको बतानी है। देखो फटाफट से पढ़ते हैं। 18वीं सदी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। यह वह समय था जब मुगलों का पतन हो रहा था, पतन यानी गिरावट, तथा अंग्रेजों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो आप जानते हैं जो बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को हरा दिया। लंबे समय तक 18वीं सदी को राजनीतिक विघटन, यानी कि राजनीतिक सत्ता है वहाँ पर कोई राजा टिकता ही नहीं था। आर्थिक गिरावट, युद्ध, अव्यवस्था, अंधकार का युग माना गया 18वीं सदी को। काफ़ी लंबे टाइम तक हम यही मानते थे। हाल के नए अध्ययनों, नई स्टडी के अनुसार केवल कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक आर्थिक गिरावट आई, जबकि अन्य क्षेत्र सांस्कृतिक सामाजिक रूप से फले फूले थे। यानी कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत की ही इकोनॉमी गिर रही थी, पूरे भारत की पॉलिटिकल सिस्टम गिर रहा था, नहीं, ऐसा नहीं था। भारत के कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर जो राजा थे, जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम अपने इलाके में बढ़िया बढ़िया सड़कें और बढ़िया बढ़िया टाउन प्लानिंग कर रहा था, अच्छा विकास का काम कर रहा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब है 1750 ईस्वी के बाद का टाइम में, भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में व्यापार चलता रहा। यानी कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इन देशों के साथ में व्यापार चलता था। तो गिरावट नहीं कह सकते हम। विद्वानों ने 18वीं शताब्दी पर बहस के दौरान निम्न सिद्धांत दिए थे, याद कर लो फटाफट से। पहला है पतन का सिद्धांत। औपनिवेशिक इतिहासकार जेम्स मिल 18वीं सदी को अंधकार से युक्त मानते, यानी कि इसके अंदर कोई राजनीतिक प्रगति नहीं थी, भारत की अर्थव्यवस्था खराब थी, भारत में अव्यवस्था थी। राष्ट्रवादी लेखकों के अनुसार अगर भारत में अंधकार का युग नहीं होता, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अर्थव्यवस्था नहीं होती, तो अंग्रेज यहाँ पे कभी नहीं आ पाते, उपनिवेशवाद यहाँ पे संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि प्रत्येक राजा को, प्रत्येक भारतीय को अपनी राजनीतिक चेतना मतलब पता होती उस टाइम पे, और वो एकजुट होकर के लड़ते, राइट। जादूनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियों के कारण ही मराठा, सिख, जाटों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। यह मुस्लिम रूढ़िवादिता के खिलाफ एक हिंदू प्रतिक्रिया थी। यानी कि ये जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, काफ़ी हिंदुओं के मंदिर तहस नहस किए, ठीक है, और कन्वर्जन कराया, ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया लोगों को दूसरे धर्म में। तो इस तरह की इसकी भेदभाव की नीतियाँ थी औरंगजेब की। इसकी वजह से दोस्तों, इसकी वजह से मराठा, सिख और जाटों ने बहुत तगड़ा विरोध किया, विद्रोह किया। औरंगजेब के बाद अयोग्य शासक आए, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य में अनुचित प्रशासनिक, धार्मिक, राजनीतिक नीतियाँ अपनाई गई। इससे मुगलों का निरंतर पतन होता रहा। विलियम इरविन के अनुसार उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के नैतिक पतन व चरित्र में गिरावट के कारण मुगलों का पतन हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। औरंगजेब के बाद में कुछ ऐसे भी मुगलों के राजा हुए जो मुर्गे का खेल देखा करते थे, मतलब दरबार में उनको कोई काम नहीं होता था, वो सिर्फ मुर्गों का खेल देखा करते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनका नैतिक पतन और चरित्र की गिरावट हो रही थी। हिस्टोरियंस सतीश चंद्र और इरफान हबीब के अनुसार मुगलों की राजस्व संग्रह प्रणाली, यानी कि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, लगातार वीक हुआ, क्योंकि मुगल सूबों में, सूबे यानी कि प्रांत या स्टेट में जागीरदारी संकट पैदा हुआ। जागीरदारी क्या होती है?
किसी एक सैनिक या एक प्रशासनिक अधिकारी को उसके वेतन के बदले जमीन देना, वो जागीरदार कहलाएगा, उसकी जमीन जागीरदारी होगी, जागीर होगी। ठीक है, इससे वास्तविक आय और अनुमानित आय में अंतर आया, जिससे मुगल अर्थव्यवस्था चरमरा गई और मुगलों का पतन हुआ। साथ ही किसानों का शोषण किया गया एवं उन्होंने मुगल राज्य के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न कर दिया। अतहर अली, एक हिस्टोरियन, ने मुगल पतन का कारण जागीरों की संख्या में कमी होना बताया था। देखो, जागीरों पर कुछ किसान वगैरह खेती वगैरह करके राजस्व दिया करते थे, और अगर मुगलों के पास में लगातार राजस्व आता रहा होगा तो दोस्तों इनकी सेना भी उतनी मजबूत हुई, लेकिन राजस्व आए नहीं, जागीरों की संख्या कम पड़ती चली गई और मुगल खत्म होते चले गए। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार मुगलों का राजनीतिक पतन और उसके आर्थिक पतन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे ही इनका इनका आर्थिक पतन हुआ, यानी कि इकोनॉमी डाउन हुई, राजकोष में पैसे कम पड़े, तो इनका राजनीतिक पतन भी चालू हो गया। मार्क्सवादी इतिहासकार ये बताते हैं, आर्थिक कारकों पे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। आगे चलते हैं दोस्तों, नया इतिहास लेखन सिद्धांत, यानी कि हमारी जो पुरानी सोच थी कि अंधकार का युग था, कुछ नहीं था, तो ये सोच बदलेगी। देखो, अभी इसी सिद्धांत के आने से राज्य केंद्रित दृष्टिकोण से ध्यान हटाकर अब सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों पर ध्यान दिया गया। पहले राज्य पर ही बात की जाती थी कि राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य की राजनीति, लेकिन अब हम समाज को भी देखेंगे, हम कल्चर को भी देखेंगे। बार्नेट के अनुसार, विद्वान बार्नेट के अनुसार, मुगलों की केंद्रीकृत व्यवस्था थी, यानी कि इनकी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, राजा के पास में सबसे ज़्यादा शक्ति होती थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह व्यवस्था कमजोर हुई, परंतु इसका असर कुछ मुगल सूबों पर नहीं पड़ा, इसका असर कुछ मुगल सूबों पर नहीं पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से अलग हो गए थे। संजय सुब्रमण्यम एवं मुजफ्फर आलम ने कहा कि 18वीं शताब्दी को मुगलों की नज़रों से देखना गलत है। मुगलों के पतन के बाद भले ही आगरा व दिल्ली में गिरावट आई, लेकिन अवध, बंगाल, हैदराबाद में सुधार किया जा रहा था। अतः 18वीं सदी का काल परिवर्तनशीलता का था। कहने का मतलब, गिरावट तो हो ही रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे भारत में एक समान गिरावट वो देखी जा रही, कहीं कहीं पर तो विकास के भी काम हो रहे थे। ठीक है, सी ए वेली के अनुसार कई क्षेत्रीय शक्तियों ने कृषि का विस्तार किया, जैसे कि ये बहुत सकारात्मक प्रगति थी, है ना। जैसे कि हैदराबाद के निज़ामों ने, और यहाँ पर उत्तर भारत में भी दोस्तों, और या महाराष्ट्र में देखें, कृषि में प्रगति हुई थी। संजय सुब्रमण्यम, इनके अनुसार 18वीं सदी को यात्रा, वाणिज्य, संघर्ष, बौद्धिक आदान प्रदान के रूप में देखना चाहिए, यानी कि काफ़ी यात्री भी आए, है ना, काफ़ी साहित्य वगैरह भी लिखा गया। तो ऐसा नहीं कि भाई पूरी तरह से गिरावट थी, पूरी तरह से पतन था, अंधकार था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत की भूमि नीति अथवा भू राजस्व नीतियों का विश्लेषण करें, आया हुआ सवाल है। ठीक है, आपके जून वाले पेपर में भी ये था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ का आपको एनालिसिस करना है। देखो, पहले क्या है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से किसानों का शोषण ही हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहते थे, पता है ना, 20 जगह से पढ़ चुके हो तो पता ही होगा। अंग्रेजों ने जमींदारों पर एक निश्चित राजस्व की मांग रखी थी, यानी कि एक फिक्स पैसा देना पड़ता था जमींदार को, जिसका बोझ जमींदार क्या किसानों पर डाल देता था। यह मांग बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे किसानों के लिए भुगतान करना कठिन हो जाता था। यहाँ तक कि खराब फसल के समय, यानी कि कोई आपदा आ गई, बरसात कम पड़ी, ज़्यादा पड़ी, तो भी किसानों को वो निश्चित राशि देनी पड़ती थी जमींदारों को। ऊंची लगान यानी कि टैक्स की मांग को पूरा करने में असमर्थ किसानों को साहूकार या सेठ, बनिया, ठीक है, या महाजन से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था, जिससे वे और अधिक कर्ज में फंस जाते थे। किसान भाई, जो लोग भुगतान नहीं कर सके, उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था और वे भूमिहीन मजदूर बन जाते थे। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त सही नहीं थी, अंग्रेजों को फ़ायदा पहुंचा रही थी सिर्फ। दूसरा है दोस्तों, रैयतवाड़ी नीति से शोषण। जानते हो ना, थॉमस मुनरो ने लागू किया था इसको। रैयत का मतलब एक किसान होता है, तो इसमें अंग्रेज अब बिचौलियों ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर सीधे किसानों से कॉन्टैक्ट करेंगे राजस्व संग्रह हेतु। रैयत यानी किसान को भूमि का मालिक माना गया, उन्हें अपनी भूमि बेचने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया। इसमें राजस्व का भुगतान नकद में करना पड़ता था, जिससे किसानों पर दबाव पड़ा। किसमें? रैयतवाड़ी नीति में नकद रूप में टैक्स देना पड़ता था। प्रणाली की उच्च कर दरें, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे अंग्रेज, है ना, और नगद भुगतान की आवश्यकता के कारण किसानों का साहूकारों ने शोषण किया। साहूकार यानी कि महाजन अथवा सेठ, ठीक है, जो पैसा देता था किसानों को ब्याज पर। महालवाड़ी व्यवस्था प्रणाली शोषण देखो, होल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी, महाल का मतलब ग्राम होता गांव या गांव का समूह,
हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में शुरू की गई इस प्रणाली में राजस्व संग्रह हेतु पूरे गांव को जिम्मेदार ठहराया जाता था। एक गांव का मुखिया गांव का प्रतिनिधित्व करता था और वह सभी किसानों से राजस्व संग्रह करके अंग्रेजों को देता था। यानी कि एक मुखिया पूरे गांव के किसानों से टैक्स लेता था, फिर अंग्रेजों को दे देता था। राजस्व का भुगतान न करने वाले किसानों की जमीनें छीन ली जाती थी। उच्च कर का बोझ, गलत आकलन और राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण होता था। तो दोस्तों कुछ भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हो इनकी, हर में किसानों का एक्सप्लॉयटेशन या उनका शोषण हुआ है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था का राष्ट्रवादी, औपनिवेशिक, मार्क्सवादी इतिहास लेखन बताएं। एक आएगा इसमें, एक आएगा, या तो राष्ट्रवादी पूछ सकता है या फिर औपनिवेशिक या फिर मार्क्सवादी। मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं क्योंकि देखो पेपर मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है लेकिन आएगा इनमें से ही। राष्ट्रवादी लेखन क्या है? 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी के शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रवादी लेखन ने भारत के आर्थिक शोषण के लिए किसको जिम्मेदार माना? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को जिम्मेदार माना। जितने भी नेशनलिस्ट राइटर थे, राष्ट्रवादी लेखक थे। ब्रिटिश नीतियों, विशेषकर रेलवे और व्यापार पर केंद्रित नीतियों ने भारत की आर्थिक भलाई की उपेक्षा ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी थी। यानी कि रेलवे का विकास भी वो खुद के लिए कर रहे थे ताकि सामान जल्दी से ले जाएं, परिवहन व्यवस्था उनकी अच्छी हो जाए। इंडिया से कोई लेना देना नहीं था उनको, मतलब नहीं था। दादा भाई नौरोजी के निष्कासन सिद्धांत, इसको कहते हैं दोस्तों ड्रेन थ्योरी। ये आती है 10 नंबर में, अलग से भी आ सकती है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो इन्होंने निष्कासन सिद्धांत बनाया, ठीक है, इसमें क्या लिखना आपको? भारत अनुचित व्यापार प्रथाओं, प्रथा यानी परंपरा, और कराधान यानी कि टैक्सेशन सिस्टम, कर लगाने की प्रक्रिया के कारण ब्रिटेन के हाथों अपनी संपत्ति खो रहा था, जबकि इससे भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा था। यानी कि भारत के कच्चे मालों को ले जाया जा रहा था, भारत के संसाधनों को इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा था, भारत को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन के तहत ब्रिटिश भारतीय उद्योगों के पतन और कृषि पर बढ़ती निर्भरता की आलोचना की है। भारतीय उद्योगों का लगातार डिक्लाइन हो रहा था और कृषि पर निर्भरता बढ़ रही थी। एमजी महादेव गोविंद रानाडे ने भारत की आर्थिक स्थिति को आश्रित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बताया। यानी कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपन अंग्रेजों पर, बात बात के लिए, चाहे पैसों की तकनीक की बात हो, ठीक है, या व्यवसाय चलाने की बात हो, तो जब हम किसी पर आश्रित डिपेंडेंट हो जाते हैं तो सामने वाला हमारा फ़ायदा उठा सकता है। तो ऐसा ही फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया। प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक कौन कौन से हैं? दादा भाई नौरोजी, याद कर लो, एम जी रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त, आर सी दत्त भी कहते हैं इनको, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जीवी जोशी और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे चलते हैं। औपनिवेशिक लेखन क्या? औपनिवेशिक आख्यान यानी कि जो कॉलोनियल नैरेटिव्स हैं में ब्रिटिश शासन को एक सभ्यता मिशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। यानी कि अंग्रेज भारत को सुधारने के लिए, भारत को एक सिविलाइज्ड नेशंस बनाने के लिए आए थे, ठीक है, अपने आप को भगवान समझा करते थे वो, जो भारत में आधुनिकीकरण और विकास को लेके आया, ठीक है। उनकी किताबों में ऐसे लिखा हुआ है कि भारत का विकास ही अंग्रेजों के कारण हुआ है। रेलवे निर्माण, जिसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, को अक्सर ब्रिटिश प्रगतिशीलता के प्रमाण के रूप में उजागर किया जाता था। इस लेखन में इसके रणनीतिक और शोषणकारी उद्देश्य को कम करके आकलन किया जाता था। यानी कि दोस्तों रेलवे का निर्माण भी अंग्रेजों ने किया, तो अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, और भारत में जो शोषण हुआ है रेलवे के विकास के कारण, ठीक है, वो सब अच्छे से नहीं बताया है। औपनिवेशिक विवरणों में प्राय ब्रिटिश नीतियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करके आंका जाता है, जैसे धन का निष्कासन, औद्योगिकरण में कमी और अकाल। भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान हेतु भारतीयों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। औपनिवेशिक लेखकों ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाली तथा ब्रिटेन को भारत दोनों को लाभ पहुंचाने वाली नीति के रूप में चित्रित किया है, तथा इन नीतियों की शोषणकारी प्रकृति को नज़रअंदाज कर दिया। देखो कितना कितना धूर्तता बरती जा रही है औपनिवेशिक जो इतिहासकार उनके द्वारा। क्या गलत कहा जा रहा है यहाँ पे कि मतलब भारत में मुक्त व्यापार हमने फैलाया, फ्री मार्केट इकोनॉमी हमने डेवलप करवाई, यहाँ पर कोई भी व्यापार कर सकता था, अपने टैलेंट के हिसाब से पैसे कमा सकता था। लेकिन पैसे कौन कमा रहा था? अंग्रेज गोरे कमा रहे थे ना, भारत वालों कहाँ पे पैसा मिल रहा था? ये सब लिखा हुआ है। इन लेखनों में बैंकिंग और शिक्षा जैसी आधुनिक संस्थाओं की शुरुआत पर जोर दिया गया। दोस्तों भारत ने अंग्रेजों में बैंकिंग शुरू हुई इसलिए की क्योंकि वो मुद्रा व्यवस्था यानी कि करेंसी सिस्टम पर भी अपनी मोनोपोली यानी कि एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो ये सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, और शिक्षा भी क्यों लेके आए? वो अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। जबकि इस तथ्य को नज़रअंदाज किया गया औपनिवेशिक इतिहासकारों के द्वारा कि इसकी जो स्थापना यानी कि शिक्षा और बैंकिंग की, वो ब्रिटिश हितों की पूर्ति और भारतीयों को नियंत्रित करने हेतु की गई है, ऐसा नहीं बताया दोस्तों, ठीक है। देखो मेन मकसद क्या था शिक्षा और बैंकिंग का? कि मतलब भारतीयों का शोषण कर, कुल मिला के
लंबे टाइम तक भारत पर शासन करना, ये सब नहीं बताया इनके लेखन में। इस लेखन में जूट या चाय जैसे विशिष्ट उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि वस्त्र जैसे भारतीय उद्योगों के पतन क्यों हुआ है ना, इसका प्रभाव क्या पड़ा, वो सब नहीं बताया है। आगे चलते हैं मार्क्सिस्ट राइटिंग। मार्क्सवादी लेखक इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत की आर्थिक संरचना को आकार दिया। फलता है देश में अविकसितता यानी कि पिछड़ापन और औद्योगिकरण हुआ, यानी कि उद्योगों में पतन हुआ, नए उद्योग नहीं लग पाए, उद्योगों में निवेश नहीं हुआ, ये कहलाता औद्योगिकरण। ही आता भी है 10 नंबर का अलग से। वे संसाधनों के दोहन तथा असमान व्यापार संबंध लागू करने का विश्लेषण करते हैं, जिससे भारत की कीमत पर ब्रिटेन को लाभ हुआ था। कुल मिलाकर के भारत का शोषण किया गया। ये कारखाने फैक्ट्री जितने भी खुल रहे थे, इससे भारत का कोई भी भला नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया अंग्रेजों ने। पूरा पैसा वो कहाँ ले गए, इंग्लैंड ले गए, बाहर से ही कमा कर वो इंग्लैंड ले गए पैसे। मार्क्सवादी भारत में पूंजीवाद की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं, जिसमें इसका असमान विकास, पूर्व पूंजीवादी सामाजिक संबंधों की दृढ़ता और पूंजीवादी संचय को आकार देने में राज्य की भूमिका शामिल है। यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय राज्य था, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद यही था, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करके वो अधिकतम मुनाफे की स्थिति में आना चाहते थे। मार्क्सवादी विश्लेषण भारत में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। देखो, एक तो पूंजीपति वर्ग जिसका उत्पादन प्रणाली के साधनों पर अधिकार रहता है, और सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, प्रोलिटेरिएट सेक्शन या कम्युनिटी किसे कहते हैं, मजदूरों किसानों को करते हैं, के बीच चल रहे वर्ग संघर्ष है ना पर जोर देता है। इसमें कृषि और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के शोषण तथा पूंजीवादी सत्ता को चुनौती देने में जो ट्रेड यूनियन होते हैं, है ना, मजदूरों का ट्रेड यूनियन और अन्य सामाजिक आंदोलनों की भूमिका की जांच करना शामिल है। यानी कि मजदूरों ने फैक्ट्री में जब काम किया तो ट्रेड यूनियनों ने किस तरह से उनका अधिकार दिलाया, ये सब वो बताते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार। यह लेखन सामंतवाद से पूंजीवाद तक विभिन्न उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से भारतीय समाज के विकास की जांच करता है तथा सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को आकार देने में आर्थिक शक्तियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ध्यान दो, जो मार्क्सवाद है ना दोस्तों, ये आर्थिक कारकों पर ज़्यादा ध्यान देता है, पहले ही बताया था मैंने। यह लेखन भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी परिवर्तन की मांग करते हैं तथा तर्क देते हैं कि पूंजीवाद जो सोच है दोस्तों कैपिटलिस्ट, वो असमानता फैलाती है, गरीबी फैलाती है और शोषण फैलाता है। इसमें प्रमुख उद्योगों और संसाधनों पर राज्य नियंत्रण की वकालत करने के साथ साथ श्रमिक वर्ग और किसानों को सशक्त बनाना भी शामिल है। मतलब मार्क्सवादी इतिहासकारों ने क्या कहा है कि भाई समाज के संसाधन सभी के बीच बराबर बटे हैं क्या, नहीं बटे ना भाई। देखो, अपनी सोसाइटी में इतने अमीर लोग हैं, सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास में दो वक्त की दाल रोटी भी नहीं है, ठीक है। प्रमुख मार्क्सवादी लेखक देखो आप, इरफान हबीब, अमीय कुमार बागची, प्रभात पटनायक और उत्साह पटनायक। आगे चलते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करें। देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल लिखा है मैंने, पूरे चैप्टर को ही इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, तभी तो इस वीडियो के अंदर पूरा किताब शामिल करने की कोशिश की है मैंने। अदरवाइज तो दोस्तों 50-60 पेज बनते, उसका कोई मतलब नहीं रहता। मैं छोटे छोटे पॉइंटों में समझाऊंगा आगे आपको। आर्थिक सुधार कब लागू हुए थे? 1991 में, जिसकी सहायता से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया था। LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। उस टाइम पर PV नरसिम्हा राव जी की सरकार से, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? 1991 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ हुई, है ना, जो औसतन 6 से लेकर 7% एनुअल थी, वार्षिक रही। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो दूसरे देशों से पैसा आता है ना, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई, जिससे दुनिया भर में पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन की विशेषज्ञता आकर्षित हुई। यानी कि दोस्तों, हम यहाँ पे उद्योग कारखाना लगा रहे थे और मशीन वगैरह चलाने के लिए कैसे ऑपरेट करना हम बाहर से बुलाते थे स्पेशलिस्ट। निजी क्षेत्र बढ़ने से आधुनिकीकरण, नवाचार यानी कि इनोवेशंस, रोजगार सृजन बढ़ा, विशेष रूप से दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में, IT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और बैंकिंग के क्षेत्र में क्या बढ़ा? आधुनिकीकरण। इन सुधारों से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर एकीकरण संभव हुआ। भारतीय बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए खुल गए, यानी कि यहाँ पर भारत में भी विदेशों की कंपनियाँ वो स्थापित होने लग गई। आ रहा ना समझ में? वेरी गुड। सेवा क्षेत्र जैसे कि IT, वित्त, पर्यटन में अवसर और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। बुनियादी ढांचे के विकास जैसे कि राजमार्गों, हवाई अड्डों और बिजली परियोजनाओं जैसे निजी और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। लाइसेंस राज के खत्म होने से नौकरशाही बाधाएं कम हुई, जिससे उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप
व व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। लाइसेंस राज क्या था दोस्तों, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था कोई भी व्यापार खोलने के लिए, और व्यापार में उत्पादन और बढ़ाना तो भी लाइसेंस राज खोलना पड़ता था। ये कठोर प्रशासनिक नीतियाँ थी। वित्तीय क्षेत्र का आधुनिकीकरण हुआ। नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं भाई आर्थिक इकोनॉमिक रिफॉर्म से। क्या पहला है सुधारों से। इन सुधारों से औपचारिक क्षेत्र यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है को लाभ हुआ, लेकिन जो कृषि अनौपचारिक क्षेत्र है वह जनजातीय समुदाय में प्रगति धीमी रही। औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि बैंक के अंदर आप सरकारी नौकरी करते हो, वो आपका औपचारिक क्षेत्र है, वहाँ पर पेंशन मिलेगी, सब कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन एक मजदूर रेत गिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह उठा रहा है, वो एक अनौपचारिक क्षेत्र का मजदूर है, उसके पास कुछ नहीं है, मर भी जाएगा तो उसको कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अनौपचारिक क्षेत्र व जनजातीय समुदाय में प्रगति धीमी रही। बाजार आधारित सुधारों के कारण अमीर व गरीबों के बीच आय आधारित असमानताएं बढ़ी। बेरोजगारी में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा, इनको इग्नोर किया गया, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को। विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था संवेदनशील हो जाती है। पर्यावरणीय समस्या बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, औपनिवेशिक काल के दौरान महामारी पर एक नोट लिखिए। औपनिवेशिक काल के दौरान महामारी पर एक नोट लिखिए। महामारी के प्रति औपनिवेशिक सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी या क्या रिस्पॉन्स दिया। तो चलो पढ़ते हैं यार। औपनिवेशिक काल के दौरान देखो मैंने है ना ये पॉइंट बना के लिखे हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो भाई वीडियो 4 घंटे की बनेगी, कौन देखे, इतना टाइम नहीं है। पहला पॉइंट लिख देना, इसके अंदर विधान एवं परिवर्तन। देखो औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था, आपको याद होगा, रट के आए हो ना, 1897 का महामारी रोग अधिनियम, एपिडेमिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1897, ये अंग्रेजों ने बनाया था। विधान का मतलब कानून है यहाँ पे, परिवर्तन का मतलब कानून को लागू करना या इन्फोर्समेंट, इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इस अधिनियम 1897 में जो अधिनियम बना था उसका जो मेन मकसद था क्या था कि भारत में ऐसे लोग जो महामारी का शिकार है उनको ठीक करना। ठीक है, और जो संक्रमित लोग हैं उनको दूर रखना, स्वस्थ आबादी से संक्रमित घरों को तोड़ देना, ये सब इसमें शामिल था। यूरोपीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना। देखो अंग्रेज कैसे थे कि अपने लोग जो बीमार होते थे उनको बचा रहे थे, और भारत के लोग जो बीमार पड़ रहे थे, ठीक है, उनको वो बाद में देख रहे थे। स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी पहल। देखो शहरों के अंदर साफ सफाई का अभियान चला ताकि बीमारी है वो कम फैले। चयनात्मक संसाधन आवंटन। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी दवाइयाँ गोली और जो भी किट वगैरह होती थी, कपड़े वगैरह होते थे, वो सिर्फ अंग्रेजों को दिए। ठीक है, भारतीय लोग जो तड़प रहे थे बीमारी के कारण अलग अलग, तो उनको वो नहीं दे रहे थे। स्वदेशी आबादी पर सीमित ध्यान, यानी कि स्थानीय आबादी को दोस्तों कम ये इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ठीक है, स्थानीय आबादी को, अंग्रेजों पर इनका ध्यान ज़्यादा था। असहमति का दमन। ये जो महामारी रोग अधिनियम बनाया था ना, इसका मकसद ये भी था कि बीमारी को तो रोकना ही है, साथ में भारतीय जनता को कंट्रोल करना। इसमें कुछ कुछ नियम ऐसे भी थे, ठीक है, कि आप घरों से नहीं निकल सकते, आप घरों से इतने दिन दूर रहोगे क्योंकि आप संक्रमित व्यक्ति हो, आप कोई व्यवसाय वगैरह नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से भारत की जनता को कंट्रोल करने के लिए भी ये सब बीमारी के नियम बने थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मुद्रा प्रणाली यानी कि इंडियन करेंसी सिस्टम का उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। ठीक है, जैसे कि रेलवे का विकास वो भी तो औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करता था, वैसे ही यहाँ पर मुद्रा प्रणाली किस तरह से अंग्रेजों को फ़ायदा पहुँचाएगी, तो मैंने पॉइंट लिखे हैं, वो पॉइंट आपको रट लेना है। रुपये को स्टर्लिंग को अपन ब्रिटिश पाउंड भी कहते हैं से जोड़ना। देखो ब्रिटिश सरकार ने दोनों मुद्राओं यानी कि रुपया और स्टर्लिंग दोनों को जोड़ दिया ताकि जो विनिमय दर है यानी कि एक्सचेंज रेट है वो स्थिर हो जाए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि ब्रिटिश व्यापारी और ब्रिटिश सरकार व्यापार और अन्य लेन देन के लिए आसानी से भारतीय रुपये को स्टर्लिंग में परिवर्तित कर सके। ठीक है, तो विनिमय दर की जो स्थिरता होती है ना, जैसे कि $1 1 रुपये के बराबर है, तो फिर दोस्तों हो सकता है कि हमें कम फायदा हो। विनिमय दर की स्थिरता से भारत में ब्रिटिश निर्यात को लाभ हुआ क्योंकि इससे भारतीय बाजार में उनके सामान सस्ते हो गए। तो भाई देखो किस तरह से हर एक काम है वो अंग्रेज फ़ायदे के लिए कर रहा है। रुपये को स्टर्लिंग से जोड़ दें इन्होंने ताकि सामान है वो आसानी से बेच पाएँ, सामान उनके सस्ते बिके इंडियन मार्केट में। मुद्रा आपूर्ति पे नियंत्रण। देखो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर लिया, जिससे उन्हें मुद्रा आपूर्ति में हेरफेर करने और कीमतों को प्रभावित करने की अनुमति मिल गई। समझ रहे हो, कीमतों को प्रभावित करने की अनुमति मिल गई। वित्तीय क्षति। वित्तीय क्षति क्या है, भारतीय राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, इसमें लिख देना, स्वर्ण भंडार खरीदने में। ब्रिटेन के अंदर जो गोल्ड रिजर्व है वो खरीदा भारत के ही पैसे से और बनाए रखने में खर्च किया गया, जिससे भारत से वित्तीय निकासी में और वृद्धि हुई। देखो भारत से पैसा निकाल करके कमा करके
अंग्रेज इंग्लैंड ले गए और वहाँ पर वो गोल्ड वगैरह खरीद रहे। इसका अर्थ यह है कि भारत ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को निरंतर सोना उपलब्ध कराकर उसकी आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। ठीक है, वित्तीय क्षति का मतलब दोस्तों बैंकिंग प्रणाली भी लिख देना, इसमें बैंकिंग प्रणाली का भी विकास भारत के वित्त को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। आगे है भारतीय उद्योगों का दमन या नुकसान। तो सस्ते ब्रिटिश निर्मित माल के आगमन तथा मुद्रा प्रणाली में हेरफेर के कारण कई भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों, जितने भी निर्मित वस्तुएं थी उसके लिए ब्रिटेन पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी और हमारे पास पैसे कम पड़ गए। फिर स्वर्ण विनिमय मानक, इसमें क्या लिखना आपको, अंग्रेजों ने भारत में स्वर्ण विनिमय मानक स्थापित किया जिसने ब्रिटिश पाउंड के माध्यम से रुपये को सोने से जोड़ा। देखो, रुपये को सोने से भी जोड़ दिया, रुपये को स्टर्लिंग से भी जोड़ दिया। तो इस प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि पाउंड के संबंध में रुपये का मूल्य स्थिर रहे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और वित्तीय लेन देन में सुविधा रहे। ठीक है, तो मतलब गोल्ड भी खरीद रहे हैं, पैसे को बराबर भी कर दिया ताकि वो सामान सस्ता उनका बिके। ये सब पॉइंट थे भाई, आया हुआ सवाल है जून 2024 के अंदर, ये बता दिया मैंने पूरा। आगे चलते हैं फटाफट से। औपनिवेशिक भारत में भारतीय पूंजीपति वर्ग के उद्भव यानी कि इनका ओरिजिन और विकास का पता लगाइए। आता होगा सवाल, है ना, पढ़ा है क्या सवाल भाई? पढ़ा है तो स्किप कर दो, नहीं पढ़ा है तो वो सुन लो एक बार ध्यान से। शुरुआत में कई भारतीय व्यवसायी या जो बिजनेसमैन थे ब्रिटिश फर्मों के लिए बिचौलियों के रूप में, बिचौलिए यानी कि जो दलाल होते हैं, मीडिएटर होते हैं व्यापार में, के रूप में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वयं के उद्योग, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया था और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का वो दावा करने लगे इंडियन बिजनेसमैन। देखो, शुरुआत के अंदर तो ब्रिटिश फर्मों में काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको पता लगा कि भाई थोड़ा बहुत पैसा आ गया, भारत आज़ाद होने वाला, तो उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया खुद को। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की अवधि में भारतीय उद्योगों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें भारतीय पूंजीपतियों ने उन क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया, यानी कि उन क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जो पहले यूरोपीय हितों के प्रभुत्व में थे। ठीक है, जो पहले अंग्रेज चलाते थे। बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, अगर ये सवाल आएगा तो क्या क्या और लिख सकते हो। देखो, ये तो बता ही दिया है मैंने कि कई जो प्रारंभिक भारतीय उद्योगपति थे वो व्यापारिक पृष्ठभूमि यानी कि उनका बिजनेस बैकग्राउंड था। पहले तो वो ब्रिटिश बिजनेस के लिए एजेंटों के रूप में काम करते थे, ब्रिटिश व्यवसायों के लिए एजेंट या सहयोगी के रूप में काम करते थे। तो उसके बाद देखो 19वीं सदी के अंत तक भारतीय व्यापारियों ने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के संगठन बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि दोस्तों याद रखना, मैं हर सवाल का आंसर नहीं लिख सकता, प्लीज़, है ना, याद रखो इस चीज़ को, ऑडियो को सुन लो, रट लो, लिख लो कहीं पे। 1887 ईस्वी में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना था। ये संगठन का उदय हो रहा था 1887 यानी कि 1887। 1887 में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना और 1907 में क्या बना, इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ बॉम्बे। 1907 में 1907 में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ बॉम्बे बना, इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ बॉम्बे बना। ये संगठन थे, ठीक है, ये संगठन थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हुआ तथा वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय उद्योगों के अवसर पैदा हो गए। भारतीय पूंजीपतियों ने सूती वस्त्र, इस्पात, चीनी, कागज, रसायन, जूट, विदेशी व्यापार, कोयला, चाय, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में व्यापार करना शुरू कर दिया। तो भारतीय पूंजीपतियों के पास घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। तो कुछ अनुमान ऐसा लगाते हैं कि दोस्तों भारत का पूरा जो व्यापार था उस पर 2/3 हिस्से का वो मतलब अधिकार रखते थे। समझ रहे हो आप? तो 1920 के दशक के शुरुआत के अंदर दोस्तों भारत में विदेशी पूंजी का प्रवाह कम हो गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो भारत ऋणदाता देश भी बन गया था, यानी कि भारत पैसे भी दे रहा है दूसरे देशों को। ये सब आप लिख सकते हो। तो भारतीय पूंजीपतियों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों का समर्थन किया, विशेष रूप से विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए संरक्षणवादी नीतियों की मांग भी की थी। ये सब भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए लिख देना भाई। नेहरू के नेतृत्व में, खाली मत छोड़ना यार, ठीक है, खाली मत छोड़ना, और पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए। हताशा, उदासी और निराशा ये सब नहीं होना चाहिए आज के पेपर में, समझे? तो फीडबैक मेरे को जरूर देना है और लिख के जरूर आना, छाप के आना वहाँ पे भर भर के। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेहरू के नेतृत्व में पहली 3 पंचवर्षीय योजना इनकी 5 ईयर्स प्लान्स का विश्लेषण करें। तो देखो मैं यहाँ पे 3 आपके किताब के अंदर भी 3 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है भाई। एक प्रकार का कागज डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनमें सरकार लिखती थी कि आने वाले 5 साल में हम क्या क्या काम करने वाले हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक। इसका उद्देश्य था जीवन स्तर में सुधार लाना। ध्यान से सुनो, मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके, ठीक है।
ईयरफोन लगा के। जीवन स्तर में सुधार लाना, कृषि का विकास करना, खाद्यान्न की कमी को दूर करना। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सिंचाई परियोजनाएं, सामुदायिक विकास, बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। और कृषि विकास और बेहतर संसाधन प्रबंधन की इसमें नींव रखेगी। सुन लेना वापस से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना कि इसमें तीव्र औद्योगिकरण किया गया। विशेषतः है जो भारी उद्योग थे उनको बढ़ावा दिया गया और आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की गई, यानी बाहर के देशों से कम सामान मंगवाने की कोशिश की गई। ठीक है। और ये जो संसाधन जुटाने और कृषि आवश्यकताओं साथ साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आप तो ध्यान रखो कि इसमें उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, भारी उद्योगों पर। ठीक है। आगे चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो खाद्यान्न उत्पादन में डिपेंडेंसी, मतलब इंडिपेंडेंट बनना था। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना तीसरे पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसलिए दोस्तों ग्रामीण विकास और शिक्षा पर भी इस पर जोर दिया गया, है ना, जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना आप देखो ना प्रभावित हुई इस, क्योंकि चीन ने युद्ध कर दिया भारत के साथ में 1962 में, और पाकिस्तान ने भी युद्ध छेड़ दिया 1965 में, मजबूरी और हालातों का फ़ायदा उठा करके। गंभीर सूखा भी हमने झेला 1965 और 66 में। भाई 3 चीज़ें हुई हमारे साथ में। ठीक है। इतना जूझे हम, इतना परेशान हुए, 2 तरफ से युद्ध हो गए, एक तरफ से भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी दोस्तों बहुत हंसी खुशी से हम ये पंचवर्षीय योजना लागू कर पाए और कम से कम रूरल डेवलपमेंट और खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद भारत के भूमि सुधारों लैंड रिफॉर्म्स का वर्णन करें। लैंड रिफॉर्म्स का वर्णन करें। तो इसमें मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें प्रमुख घटक देखो, इसके प्रमुख घटक। ठीक है। प्रमुख घटक पहला लिख देना, बिचौलियों का उन्मूलन। बिचौलिए यानी कि जो दलाल मीडिएटर होते हैं बीच वाले, ठीक है, तो उनको खत्म करना। उर्मी इरेडिकेशंस। ब्रिटिश शासन की विरासत जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और भूमि का स्वामित्व अब वास्तविक किसानों को हस्तांतरित कर दिया गया था। लगभग दोस्तों 2 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से भूमि स्वामित्व इसमें प्राप्त हुआ था। दूसरा, किराएदारी सुधार। ये सुधार किराएदारों के अधिकारों को सुरक्षित करने, किराए को विनियमित करने और मनमाने ढंग से बेदखल करने को रोकने पर केंद्रित हुआ करते थे। आगे चलते हैं। भूमि जोत की अधिकतम सीमा। भूमि जोत की अधिकतम आकार को सीमित करने के लिए कानून बनाए गए, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 1000 बीघा जमीन है, सामने वाले के पास 3 बीघा जमीन है, ऐसा नहीं भाई। ठीक है। तो भूमि जोत के अधिकतम आकार को सीमित करने के लिए कानून बनाए गए और जो एक्स्ट्रा भूमि थी उसको भूमिहीन किसानों में पुनः वितरित कर दिया गया। आगे है भूमि जोतों का समेकन, यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन यानी कि अलग अलग जो ज़मीन है, जैसे कि 1 किलोमीटर पे आपकी ज़मीन है, 5 किलोमीटर बाद ज़मीन है, तो ये जो खंडित ज़मीन रहती है इनको एक जगह आपको ज़मीन दे दी। बिखरे हुए भूखंडों को बड़ी अधिक प्रबंध की इकाई में संयोजित किया गया, जिससे कि कृषि लागत कम हुई और दक्षता में सुधार हुआ। ये लिख देना आप। भूमि सुधार के उद्देश्य देखो, है ना। सामाजिक न्याय, तो समाज में जो हाशिए पर पड़े लोग थे, SC ST में दलित लोग, ठीक है, तो इनका सुधार हुआ, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से न्याय मिला। आर्थिक सुधार, इसमें किसानों को भूमि उपलब्ध करवा करके अधिक मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई खेती के अंदर और उत्पादकता में वृद्धि की गई। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा में योगदान दिया, अधिक स्तर और उत्पादक कृषि क्षेत्र सुनिश्चित किया गया। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, भारत में विऔद्योगिकरण की बहस पर चर्चा करें। विऔद्योगिकरण की बहस पर चर्चा करें तो यह बहस इस बात पर केंद्रित है कि 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीय उद्योगों में गिरावट कितनी आई या कितनी नहीं आई। समझ गए। आगे चलते हैं। इसी में मतलब 20 नंबर का लिखना है ना भाई, 3 लाइन थोड़ी लिख के आओगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, विऔद्योगिकरण यानी कि जो उद्योग ख़त्म हो रहा था, उद्योग धंधे समाप्त हो रहे थे। देखो बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिलते हैं हमें कि हमें पता लगता है कि भारत के विनिर्माण उद्योग में कमी आई थी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था, है ना, जहाँ पे वस्तुएं बनती हैं उसमें कमी आई थी 1881 ईस्वी के बाद में स्पेशली। और ब्रिटिश नीतियों जैसे कि करों का अधिरोपण यानी कि कर लगाना, ब्रिटिश क्या करते थे, भारतीय जहाज निर्माण का विनाश किया उन्होंने और सस्ते ब्रिटिश माल का आयात करते थे। तो इन सब ने भारतीय उद्योगों के पतन में योगदान दिया। किन किन ने? ब्रिटिश नीतियों ने, अधिक लगान के कारण, ठीक है, भारतीय जहाज निर्माण का विनाश किया गया और सस्ते ब्रिटिश माल भारत में बिकने लगे, तो भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए। इसके अलावा दोस्तों दादा भाई नौरोजी का लिख सकते हैं, वापस से राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा कि धन का निकासी यानी कि ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी, जिससे कि भारत देश को गरीब बना दिया गया और औद्योगिक विकास में उत्पन्न बाधा पहुंची, भारत को बाधा हुई।
ठीक है, औद्योगिक विकास में बाधा पहुंची। कहने का मतलब अंग्रेजों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं लगाया भारत के उद्योग क्षेत्र में। आगे लिख सकते हो हस्तशिल्प का विनाश, यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट्स हमारे थे छोटे मोटे, है ना, उनको भी ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो सस्ता माल बेच रहे थे भाई अंग्रेज यहाँ पे। कि बहस, देखो बहस पे चर्चा करनी है तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, केवल यहाँ पे आपको रोजगार के आंकड़े इकट्ठे नहीं करने चाहिए बल्कि पूरा आपको आर्थिक गतिविधियों पे ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। कुछ लोग ये भी तर्क देते कि उद्योग, कुछ ही उद्योगों में गिरावट आई थी, है ना, कुछ ही उद्योगों में गिरावट आई थी, बाकी कुछ उद्योग फल फूल रहे थे। और ये सब औपनिवेशिक नीतियों के कारण नहीं बल्कि आर्थिक बदलाव और तकनीकी प्रगति के कारण ऐसा हो रहा था कि भारत के जो उद्योग है वो कुछ गिरावट में आ गए थे। अरे भाई 100 साल पहले की टेक्नोलॉजी यूज करोगे, जैसे कि कपड़ा बुनने का, सिलाई का आपका कारखाना है, तो वहाँ पे 100 साल पुरानी मशीन रख के रखोगे तो जाहिर सी बात है कि आप पीछे चले जाओगे मार्केट के अंदर, कपड़े कैसे बनाओगे, बनाओगे तो भी तो 1 महीने में बनाओगे, राइट। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो उद्योगों का पतन हो रहा था वस्त्र उद्योगों का, तो वो इसलिए हो रहा था, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण नहीं हो रहा था, वो इसलिए कि आप पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरह से डिबेट चलती है ना। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ उद्योग में गिरावट तो आई लेकिन नए उद्योग भी उभरे, नए उद्योग भी उभरे और कुछ मशीन आधारित उद्योग भी उभरे थे। ठीक है, इस तरह से आपको डिबेट लिख के आ जानी है। कुल मिला के ये है कि भाई 20वीं सदी के आरंभ में एक आंदोलन उभरा, है ना, जिसने पारंपरिक उद्योगों के पतन के जवाब में भारतीय वस्तुओं और उद्योगों को बढ़ावा दिया। आंदोलन यानी कि राष्ट्रवादियों जो लेखक थे दोस्तों वही डिबेट किया करते थे, ठीक है, कि ये वस्त्र उद्योग है इसका पतन क्यों हुआ, अंग्रेजों के कारण हुआ, औपनिवेशिक नीतियों के कारण हुआ। कुछ लोग इसका ऐसा भी कहते थे भाई अब पुरानी टेक्नोलॉजी पुराने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब आपको लिख देना है। आगे चलते हैं, भारतीय औद्योगिकरण पर नए दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। भारतीय औद्योगिकरण पर नए दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। ध्यान दो, भारतीय औद्योगिकरण क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। पर एक नया दृष्टिकोण, एक न्यू पर्सपेक्टिव क्या है, एक नया दृष्टिकोण औपनिवेशिक शासन, स्वदेशी प्रयासों और स्वतंत्रता के बाद की नीतियों की जटिल अंतर संबंध को उजागर करता है। ठीक है, तो इसमें आप वही पॉइंट लिख सकते हो कि औपनिवेशिक युग का औद्योगिकरण यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण भारत के जो समृद्ध हस्तशिल्प उद्योग थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम इंडस्ट्री थी, विशेषकर कपड़ा उद्योग, सस्ते ब्रिटिश निर्मित माल के आगमन के कारण नष्ट हो गए। इस प्रक्रिया को औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। ये सब आप लिख सकते हो भारतीय औद्योगिकरण के नए दृष्टिकोण में, जिसमें भारत की पारंपरिक औद्योगिक क्षमता का व्यवस्थित विनाश शामिल था। औपनिवेशिक बाधाओं के बावजूद, और लिख सकते हो औपनिवेशिक बाधाओं के बावजूद भारतीय उद्यमियों यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और राष्ट्रवादियों ने अपने स्वयं के उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिए, जिससे भविष्य के विकास की नींव रखी गई। एग्जाम्पल याद रखना है, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी थी। ये शुरुआत के स्वदेशी प्रयास से उद्योगों को स्थापित करने के लिए। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र ने प्रमुख उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि भारत राज्य का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, हम समाजवादी सोच पे ही चल रहे थे ज़्यादा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में, वो तो 1991 के बाद में हमने कुछ पूंजीवादी उदारवादी तत्व अपनाए तो फिर हमने मार्केट को खोल दिया, लेकिन उससे पहले तो राज्य का ही कंट्रोल था। जैसे कि भाई आज से 30-40 साल पहले बीएसएनएल कंपनी थी, कोई एयरटेल, कोई रिलायंस, कोई ऐसा कोई कंपनी नहीं था। 1990 के दशक में भारत ने व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण सहित आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था और बाजार उन्मुख दृष्टिकोण की, और यह बदलाव औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक रहा। बाजार उन्मुख दृष्टिकोण का मतलब है कि आपको वो हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि मार्केट आगे बढ़े। यद्यपि हालांकि निष्कर्ष में लिख सकते हो दोस्तों आप, भारत ने औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी चुनौतियां अभी भी बनी हुई। एक नई सोच है जिसमें पर्यावरणीय क्षरण यानी कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, बुनियादी ढांचे में कमी यानी कि हमारे पास में आज भी अच्छी मशीनें, अच्छी सड़कें, अच्छी गाड़ियाँ नहीं हैं और आगे की तकनीकी उन्नति की हमें और आवश्यकता है, और घरेलू निवेश भी हमारे पास कमी है। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। औद्योगिक आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 है, औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण पैटर्न के चरणों को बताइए। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइम के अंदर, है ना, उद्योगों का विकास कैसा हुआ वो आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है,
तो देखो कहाँ पे थे अपन। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आ सकता है। औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण पैटर्न के चरणों को बताइए। यानी कि दोस्तों भारत के अंदर है ना औद्योगिकरण इन 3 स्टेजेस में हुआ है, 1850 से 1914 के बीच, 1914 और 1939 के बीच, और 1939 से 1947 के बीच। एक एक करके समझाता हूँ ना, थोड़ा सा तसल्ली रखो, इत्मीनान से सुनते जाओ। देखो 1850 वाले में क्या लिखना आपको, 1850 से 1914 की अवधि के दौरान भारत ने आधुनिक बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की उत्पत्ति देखी, मुख्य रूप से जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत। ठीक है, इस युग में जूट और सूती वस्त्र जैसे उद्योगों की स्थापना की गई थी 1850 और 14 के बीच में, है ना। इस युग में जूट और सूती वस्त्र जैसे उद्योगों की स्थापना और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ लोहा और इस्पात उद्योग की भी शुरुआत हमने देखी। तो कुल मिला के और लिख देना कि सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1850 के दशक में आरंभ हुई थी। 1853 ईस्वी में बम्बई में पहली सफल कपास मिल की स्थापना की गई। ध्यान दो, 1850 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई और 1853 में बम्बई में पहली कपास मिल लगी थी। ठीक है, और 1855 में बंगाल के रिसरा नाम की एक जगह है, रै से रस्सी, ये छोटी ई की मात्रा है इसमें, रिसरा, सै से सलगम, रिसरा, बंगाल के रिसरा में 1855 में पहली जूट मिल स्थापित की गई। ये आपको लिख देना है। 1850 से 1914 के बीच में क्या क्या काम हो रहे थे औद्योगिकरण के क्षेत्र में। तो अंग्रेजों ने रेलवे जैसी बुनियादी संरचना में निवेश करना स्टार्ट कर दिया, जिससे माल और संसाधनों की आवाजाही आसान हुई, और तथा टेलीग्राफ प्रणाली ने संचार में सहायता की। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में खुली, जो कि आप जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, बम्बई को थाने से जोड़ती थी। इस अवधि के दौरान लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई 1873 में झरिया कोयला खदान क्षेत्र में, झरिया जैसे झंडा, 1873 में झरिया कोयला खदान क्षेत्र में पहली लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, हालांकि दोस्तों 1907 में बड़ी सफलता हमने मिली, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था आपको, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हो गई थी। ठीक है, ये सब आपको लिख देना है। तो औपनिवेशिक काल जो 1850 और 14 का था ना, तो अंग्रेजों का दबदबा था भारत के व्यापार में, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग में हम भी कामयाब हो रहे थे। आपको इस तरह से लिख देना है। आ गया समझ में डियर? आ गया? आगे चलते हैं। 1914 से 1939 के बीच में क्या डेवलपमेंट चल रहे थे इंडस्ट्री के क्षेत्र में। 1914 और 1939 के बीच देखो आप, भारत ने महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास को अनुभव किया। देखो प्रथम विश्व युद्ध हो गया था ना, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध ने निर्मित वस्तुओं की मांग पैदा की, जिससे मौजूदा उद्योगों का विस्तार हुआ। भारत के व्यवसायियों को एक मौका मिला कि भाई युद्ध चल रहा है, ठीक है, काम धंधा खोल लो, पैसे कमा लो, और परिवहन उपकरण, रसायन और यांत्रिक उद्योगों जैसे नए उद्योगों का उदय हुआ। युद्ध ने व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया, जिससे भारत को पहले आयातित वस्तुओं के लिए अपने उद्योगों पर अधिक निर्भर होना पड़ा। इस प्रक्रिया को आयात प्रतिस्थापन के रूप में जाना जाता है। भाई युद्ध के कारण क्या हुआ, रास्ते ब्लॉक हो गए सारे। ठीक है, तो अब आयात प्रतिस्थापन की नीति आएगी, यानी कि हम ज़्यादा सामान हम बेचना स्टार्ट कर देंगे। सूती वस्त्र का प्रभुत्व है। सूती वस्त्र में लिख सकते हो कि हमने एक प्रकार का दबदबा कायम किया, बहुत सारे मिलें खुली, बहुत सारे श्रमिक उन मिलों के अंदर गए, काम किया, कपड़े वगैरह बनाए। कपास के अलावा लोहा, इस्पात, सीमेंट, चीनी, कागज जैसे उद्योग भी है, वो 1914 और 1939 के बीच में खुल गए थे। ठीक है, चीनी और कागज उद्योग, सीमेंट, लोहा और इस्पात उद्योग। तो भारत में औद्योगिकरण के लिए ब्रिटिश सरकार का समर्थन सीमित था, यानी कि अंग्रेज अभी भी नहीं चाहते थे कि इन लोगों को इंडस्ट्री में सपोर्ट किया जाए, बिजनेसमैन को आगे बढ़ाया जाए, इंडियन बिजनेसमैन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, इस टाइम पर भी जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, जिसको आप लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं, वो महत्वपूर्ण बने रहे। ठीक है, जैसे कि चर्म शोधन, जो चमड़े से सामान बनते हैं, और तेल प्रसंस्करण और कांच निर्माण, ये सब हमारे क्या हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं। लघु और कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण बने रहे, जैसे कि चर्म शोधन, तेल प्रसंस्करण और कांच निर्माण उद्योग। ये 1914 और 1939 में लिख के आ सकते हो। तो इस टाइम पर सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, है ना। इंटेलिजेंट तो हो ही हो ना अब यार, लिख सकते हो अपने मन से। 1939 से 1947 के बीच में क्या क्या चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विभिन्न भारतीय निर्मित वस्तुएं की मांग में भारी वृद्धि हुई, जिसमें वस्त्र, जूट उत्पाद और युद्ध प्रयासों के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियां शामिल थी। इससे मौजूदा उद्योगों में उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई। क्या लिखना है, इस अवधि के दौरान, यानी कि 1939 और
1947 के बीच में बात कर रहा हूँ। इस अवधि के दौरान बड़े अवसरों और मुनाफे ने बिड़ला जैसे प्रमुख भारतीय व्यापार समूहों के विकास को बढ़ावा दिया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिचालन या अलग अलग क्षेत्रों में बिड़ला परिवार ने पैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो प्रगति के बावजूद भारत का औद्योगिकरण कई कारकों से बाधक रहा, जैसे कि हमारे पास में अभी भी मशीनों की कमी थी, ठीक है, मशीनों की कमी थी, कच्चे माल की कमी थी और परिवहन व्यवस्था इतनी नहीं थी, और आयात पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी 1939 और 47 के बीच में। ये सब आप लिख सकते हो। तो बम्बई और अहमदाबाद में तो दोस्तों अच्छे खासे उद्योग थे, लेकिन पूरे देश भर में एक समान रूप से उद्योग धंधे नहीं थे। कपड़ा और जूट उद्योग जैसे उद्योगों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लोहा और इस्पात उद्योग है वो अविकसित ही बने रहे थे, उनका विकास नहीं हो रहा था 1939 और 47 के बीच में। ये सब लिख सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, सबने रटा हुआ है ये सवाल, मैं और रटा देता हूँ। बर्ड हिल गर्स एंड कंपनी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। बर्ड हिल गर्स एंड कंपनी, तो दोस्तों ये क्या थी? बर्ड हिलगर्स एंड कंपनी उन अग्रणी यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों में थी जिसका औपनिवेशिक युग के दौरान भारतीय उद्योगों पर काफ़ी नियंत्रण था। देखो वापस से सुन लो। बर्ड हिलगर्स एंड कंपनी औपनिवेशिक भारत में एक प्रमुख यूरोपीय प्रबंध एजेंसी थी, मैनेजमेंट का काम संभालती थी ये कंपनी, जिसने भारतीय उद्योगों के एक बड़े हिस्से का मैनेजमेंट किया, प्रबंध किया और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना और प्रशासन में शामिल थे, अक्सर निवेश और वाणिज्यिक निर्णय लेते समय भारतीय वित्त पोषकों से पूंजी जुटाते थे, यानी कि जो इंडियन बिजनेसमैन है वो इनको पैसा देता था, ये इन्वेस्टमेंट करते थे। उनकी गतिविधियों में कम कीमतों पर भूमि अधिग्रहण, चाय और कॉफ़ी के बागान स्थापित करना और मुख्य रूप से निर्यात के लिए खनन, नील और जूट जैसे उद्योगों में निवेश करना शामिल था। तो कुल मिला के बर्ड हिलगर्स एंड कंपनी का काम क्या था भाई? इंडियन बिजनेसमैन से पैसा लेना, उनका इन्वेस्टमेंट करना अलग अलग व्यापार में, ज़मीन वगैरह खरीदना और चाय कॉफ़ी के खनन, नील और जूट क्षेत्र में, ठीक है। संयुक्त स्टॉक कंपनियां थी, ये पूंजी जुटाती थी और फिर बांट देती थी जैसे ही उनको मुनाफा होता था, ठीक है। आगे बिड़ला ब्रदर्स, ये तो याद होगा ना, ये तो इंडिया के ही हैं बिड़ला ब्रदर्स। तो दोस्तों बिड़ला ब्रदर्स या बिड़ला बंधु एक ही बात है, ठीक है। घनश्याम दास बिड़ला और उनके जो भाई थे जैसे जुगल किशोर बिड़ला, रामेश्वर दास बिड़ला और ब्रज मोहन बिड़ला, इन भाइयों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? बिड़ला ब्रदर्स कहते हैं। वापस सुन लो, घनश्याम दास बिड़ला, जुगल किशोर जी और रामेश्वर दास जी और ब्रज मोहन जी, इन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं? बिड़ला ब्रदर्स कहते हैं। इनकी कहानी दोस्तों, राजस्थान का एक ज़िला है झुंझुनू, वहाँ पर एक पिलानी सिटी है जहाँ पे बिट्स पिलानी एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से बिड़ला ब्रदर्स की कहानी शुरुआत हुई है। तो वे बिड़ला परिवार व्यापारिक साम्राज्य के विस्तार में सहायक रहे हैं। ये बिड़ला ब्रदर्स है, इन्होंने बिड़ला परिवार का साम्राज्य फैलाया है। सॉरी। देखो शुरुआत के अंदर दोस्तों एक व्यक्ति थे शिवनारायण बिड़ला, उन्होंने अफीम व्यापार, मतलब जो भी शुरुआत के जो व्यापार होते थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शिवनारायण बिड़ला ने। उनके बाद में बलदेव दास बिड़ला आए, घनश्याम दास बिड़ला जी आए, है ना, और जुगल किशोर बिड़ला, रामेश्वर दास बिड़ला और ब्रजमोहन बिड़ला, ये सब आए और कारोबार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 में 5 मिलियन के निवेश इन्होंने किया और एक कंपनी बनाई। बिड़ला परिवार का व्यवसाय समूह कपड़ा, सीमेंट, रसायन, वित्तीय सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। और भी कुछ फेमस व्यक्ति का नाम याद कर सकते हो दोस्तों, अगर याद होते हैं तो, है ना। बिड़ला समूह के अन्य व्यक्ति, आदित्य विक्रम बिड़ला नाम सुना हो, कुमार मंगलम बिड़ला, यश बिड़ला, ये सब बिड़ला परिवार के ही मेंबर है। तो जो बिड़ला परिवार को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है बिड़ला बिजनेस को। अंग्रेजों की वन नीति और इसके प्रभाव, अंग्रेजों की वन नीति और इसके प्रभाव बताता हूँ, फटाफट से याद रखो। देखो भारत में औपनिवेशिक वन नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए संसाधनों का दोहन करना था, जिसका वन समुदायों और पर्यावरण पर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक पड़ा। इन नीतियों के कारण वनों की कटाई, आदिवासी आबादी का विस्थापन हुआ, जैव विविधता का नुकसान हुआ, पारंपरिक आजीविका खत्म हुई, वन आधारित संस्कृतियों का भी नाश हुआ, जैसे कि कोई जनजाति रहती है उसको जाना पड़ा दूसरी जगह। तो इसमें लिख सकते हो आप यार, बहुत कुछ लिखना है इसमें, तो भर सकते हो पेज यार 3-4। तो जैसे कि वाणिज्यिक शोषण लिख देना कि अंग्रेजों ने रेलवे निर्माण, जहाज निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए जंगलों की लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिया, तो जंगलों का नाश हुआ। आगे है दोस्तों, वनों पर कंट्रोल करने के लिए
वनों से संबंधित इन्होंने नियम बनाए, जिससे कि जो जनजातीय समूह थे उनकी आजीविका और जीवन पर प्रभाव पड़ा था। स्थानांतरित खेती पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया जो कि जनजातीय समुदाय करता था। वनों का व्यवसायीकरण किया गया। देखो इस तरह के जंगल लगाए गए जैसे कि सागवान के जंगल है ना, इमारती लकड़ी के जंगल, उनको काटा गया उसके बाद में। तो जंगलों में जो भी होता था उनको बेचा गया, कुछ भी जैसे शहद हो रहा है, तेंदुपत्ता हो रहा है, लकड़ी हो रहा है, सबको बेचा गया। तो जंगलों का व्यवसायीकरण किया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत में पर्यावरण का क्षरण या नुकसान हुआ, जनजातीय समुदाय का विस्थापन हुआ, पारंपरिक आजीविका का नुकसान हुआ, जनजातीय संस्कृतियों का क्षरण या नुकसान हुआ, और आंदोलन भी उभरे हैं। ठीक है, ये सब लिख देना। हर्षेल समिति कार्य बताए, ये तो रटा हुआ, 20 बार रटा हुआ, एक बार और मैं रटा देता हूँ 21वीं बार। हर्षेल समिति, जिसे भारतीय मुद्रा समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय रुपये को स्थिर करने और इसे ब्रिटिश स्वर्ण मानक के अनुरूप बनाने के उपायों की सिफारिश करना था। ध्यान दो, वापस से सुन लो। 1893 ईस्वी में बनी थी हर्षेल समिति। हर्षेल समिति मुद्रा समिति के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय रुपये को स्थिर करने और इसे ब्रिटिश स्वर्ण स्वर्ण यानी कि गोल्ड स्वर्ण मानक के अनुरूप बनाने के उपायों की सिफारिश करना था। तो इसमें मौजूदा मौद्रिक प्रणाली और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रभाव का आकलन करना भी शामिल था। समिति को, ये जो हर्षेल समिति को थी, इस समिति को रुपये के अवमूल्यन यानी कि रुपये का जो भाव है वो लगातार गिरता जा रहा था, अवमूल्यन से निपटने के लिए समाधान सुझाना था, जो उस समय की मुख्य रूप से चांदी पर आधारित था। ठीक है, ये सब आप लिख देना इसके अंदर। तो स्थिर विनिमय दर को भारत के अन्य देशों को विशेषकर ब्रिटेन के साथ व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देखो, मुद्रा को स्थिर बनाने के लिए, विनिमय दर को स्थिर बनाने के लिए अंग्रेजों ने हर्षेल समिति बनाई थी। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो अंग्रेजों का सामान है भारत में कम पैसे पर बिके, ये इसका मकसद ये था। क्वेश्चन नंबर 16, काउंसिल बिल पर प्रकाश डालिए। काउंसिल बिल याद किया हुआ है? नहीं रटाया कहीं से? चलो मैं रटवा देता हूँ फिर ये, है ना। औपनिवेशिक भारत में काउंसिल बिल मुख्य रूप से ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा सोने को सीधे हस्तांतरित किए बिना ब्रिटेन को धन भेजने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि थी। ये बिल, जिसे काउंसिल ड्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, अनिवार्य रूप से लंदन में राज्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश थे, जिसमें भारत सरकार को रुपये में एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। तो और सुन लो, भारत में अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करने के लिए विशेष रूप से घरेलू व्यय यानी कि भारत के प्रशासन और शासन से संबंधित ब्रिटेन में होने वाले जो व्यय खर्चे होते थे उनको कवर करने के लिए परिषद के विधेयक ब्रिटिशों के लिए महत्वपूर्ण थे। और यही जो उद्देश्य अंग्रेज लिखते थे वो इस प्रकार के बिलों में लिखते थे। ठीक है, किस तरह से हमें भारत से इनकम जनरेट करनी है, किस तरह से अंग्रेज अधिकारी को इनकम देनी है, वित्तीय लेन देन किस तरह से बनाना है, ये काउंसिल बिलों में लिखा रहता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है यार, सवाल तो और भी ज़्यादा है, चलो देख लेते हैं, फटाफट से पॉइंट याद कर लो। ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, पहला है संसाधनों का निष्कर्षण। जितने भी हमारे संसाधन थे, कच्चा माल है ना, कपास, नील, अफीम जैसे संसाधन, ये बाहर से निकाल के बेचे गए। धन का निष्कासन, जो कि दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि अधिक कर लगाया गया, भारत का ही पैसा भारत से ही बाहर भेजा गया। औद्योगिकरण यानी कि भारत के उद्योग धंधे विकसित नहीं हुए, ना इसमें कोई निवेश किया गया। कृषि का व्यवसायीकरण यानी कि खाद्यान्न फसलें नहीं उगाई गई, अब पैसे कमाने के लिए फसलें उगाई अंग्रेजों ने, जैसे कि चाय, जूट, कपास, नील, अफीम। ठीक है, तो ये सब कृषि का व्यवसायीकरण कहलाता है, जहाँ पर पैसे कमाने पर ध्यान दिया जाता है। भूमि राजस्व प्रणाली, तो अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियों को लागू करके किसानों का शोषण किया, अपना फायदा किया। सीमित औद्योगिकरण, भारत में सीमित औद्योगिकरण था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लो आप। निर्भरता, है ना, भारत के लोग हैं वो जो सामान होते हैं बने बनाए सस्ते माल, उस पर निर्भर थे। ठीक है, और तकनीक पर निर्भर थे। आगे चलते, भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का। पहला तो गरीबी और असमानता, गरीबी और असमानता। ठीक है, तो अनेक लोग हैं उनके जीवन स्तर में गिरावट आई, इस तरह से लिख देना। अकाल पड़ा यहाँ पे, कृषि की व्यवसायीकरण, और इस तरह की जो फसलें लगाते रहे हम लोग, हमारे पास में खाने के लिए गेहूँ, चावल, बाजरा कुछ नहीं था, हमारे पास चाय, जूट, कॉफ़ी ये खाई थोड़ी जा सकती भाई। अकाल पड़ा तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। सामाजिक व्यवधान, हमारी जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो छिन्न भिन्न हो गई। हमारे जो सामाजिक पदानुक्रम है
है ना, वो भी अलग थलग हो गए, यानी कि समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा असमानता बढ़ी गरीब और अमीरों के बीच में। पारंपरिक कौशल का नुकसान, जितने भी हम पुराने काम धंधे थे, हमारे पुराना ज्ञान और कौशल था, उसका ह्रास हुआ, उसका डिक्लाइन हुआ। राष्ट्रवादी आंदोलन, उपनिवेशवाद के कारण जो आर्थिक कठिनाई भारत में पनपी, उसके कारण राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हैं। और क्यों लड़े हमने राष्ट्रवादी आंदोलन? स्वतंत्रता और आर्थिक निर्भरता पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, औपनिवेशिक भारत में अकाल को रोकने में ब्रिटिश नीतियां असफल रही, इस कथन का आपको व्याख्या करनी है। मैं फटाफट से कर देता हूँ यार। यहाँ पे अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, नीतियाँ तो बनाई अकाल से रोकने के लिए, लेकिन उन नीतियों में प्रभावशीलता नहीं थी, वो काफ़ी देर से लागू की जाती थी, इसलिए अकाल से पड़ने वाला जो नुकसान है वो कम हुआ ही नहीं। ठीक है, जैसे कि औपनिवेशिक भारत में अकाल की समस्या ब्रिटिश नीतियों और प्रथाओं के कारण और भी ज़्यादा गंभीर हो गई, जो कि अक्सर भारत की आबादी और कल्याण पर आर्थिक हितों को प्राथमिकता देती थी। शुरुआत के अंदर अंग्रेजों ने अकाल राहत के उपाय तो किए, लेकिन ये देरी से किए जाते थे और ख़राब तरीके से इनको लागू किया जाता था। ठीक है, ख़राब तरीके से इनको लागू किया जाता था, और तब भी ये लोग टैक्स लेते थे, लगान लेते थे किसानों से, तो हालत और ख़राब हो जाती थी। सार्वजनिक सेवा के कार्यक्रम भी शुरू किए गए, लेकिन मजदूरी अक्सर सीमित थी उनमें, और निःशुल्क राहत को बड़े पैमाने पर निजी दान संस्थाओं पर छोड़ दिया गया था। तो काफ़ी ऐसी अव्यवस्थाएं और गड़बड़ियाँ चल रही थी। अंग्रेजों ने, ध्यान दो, अंग्रेजों ने अकाल संहिताएं स्थापित की, जिसमें अकाल राहत के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन अक्सर इनकी आलोचना की जाती थी कि अपर्याप्त हैं और अकाल के मूल कारणों का समाधान करने में विफल रही हैं। एक तो अकाल संहिता या अकाल कोड बनाया गया, ध्यान रखना है, अकाल संहिता बनाया गया, ये आ सकता है सवाल। अकाल आयोग भी बना, अकाल के कारणों की जांच करने, रोकथाम और राहत के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। हालांकि इन सिफारिशों का क्रियान्वयन अक्सर धीमा ही रहा, ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं रही। ठीक है, और सार्वजनिक निर्माण की काफ़ी सारी परियोजनाएं शुरू की गई, यानी कि लोगों को काम धंधा मिले, रोजगार मजदूरी मिले, लेकिन दोस्तों कमज़ोर लोगों तक ये जो सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएं थी ये पहुंच नहीं पाई। अंग्रेजों ने दोस्तों ये भी कहा कि भू राजस्व आपको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ये पूरे क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था। ठीक है, और संसाधन की कमी थी संसाधनों की। तो औपनिवेशिक भारत में अकाल एक मानवीय आपदा थी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मौतें और पीड़ा होती थी। कुल मिला के आप इंटेलिजेंट हो, आप लिख सकते हो यार, लेकिन ये याद रखो आप, अकाल संहिता अंग्रेजों ने लागू की, जिसमें डायरेक्शन शामिल थे, और एक अकाल कोड बनाया, सॉरी, अकाल संहिता अकाल कोड बनाई, ये तो अब लिख ही देना। एक अकाल आयोग बना था, अकाल आयोग, और एक और लिख देना, सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएं लागू की गई, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हर गरीब आदमी को नहीं मिला, हर आदमी को मजदूरी काम धंधा नहीं मिला। ठीक है, ये सब लिख देना। टिप्पणी लिखना, नए प्रकार के भूमि अधिकार, न्यू काइंड्स ऑफ लैंड राइट्स, नए प्रकार के भूमि अधिकार। बिचौलियों का उन्मूलन लिख देना, ये जो बिचौलिए होते थे उनको खत्म कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा 1947 के बाद में। किराएदारी सुधार, ठीक है, किराएदारी सुधार, जैसे कि किसी की ज़मीन पे किराए से आप काम करते हो, ठीक है, तो उस प्रकार के किराए में मतलब नियमों को देखा गया, सुधारा गया। ठीक है, देखा गया, सुधारा गया। भूमि स्वामित्व का समेकन, यानी कि जो आपका अलग अलग ज़मीन होता था उसको एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया गया। भूमि की अधिकतम सीमा, यानी कि आप एक लिमिट में ही ज़मीन रख सकते हो। वन अधिकार अधिनियम 2006, इसके तहत दोस्तों जो जनजातीय लोग थे, जंगलों के अंदर रहते थे, उनको भूमि के अधिकार मिले थे। भारतीय कृषि में व्यवसायीकरण के पैटर्न का विश्लेषण आपको करना है। तो देखो आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं यार इसके अंदर। कृषि का व्यवसायीकरण करने का मतलब क्या है कि अंग्रेज़ों ने भारत के किसानों से ऐसी फसलें उगवाई जिससे कि उनको अधिकतम मुनाफा मिल सकता था, जैसे कि चाय की, कॉफ़ी की, जूट की, नील की, अफीम की, कपास की, है ना, ये सब फसलें उगवा गई भारत के किसानों से। जबकि जो खाद्यान्न फसलें होती थी इनको प्रोत्साहित नहीं किया गया, जिसकी वजह से जब भी किसानों को ज़रूरत पड़ती थी तो फिर वो कर्जे में फंसते थे, साहूकारों से पैसे लेते थे, अकाल में भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कुछ इस तरह से आपको लिखना है, इसका विश्लेषण कर देना, इसका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर कि असमानता बढ़ी। ठीक है, और दोस्तों आपको जो चंपारण में जो नील आंदोलन किया गया था वो इसी वजह से तो किया गया था गांधी जी के द्वारा। कुछ कुछ वो पॉइंट लिख सकते हो आप। कृषि विकास और स्थिरता, एग्रेरियन ग्रोथ एंड स्टैग्नेशन, भारतीय कृषि विकास और स्थिरता किस, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सवाल किसी भी तरीके का आ सकता है, लेकिन उसमें दो शब्द रहेंगे, दो कीवर्ड रहेंगे। किसी भी सवाल में आपको कृषि विकास दिखे और स्थिरता दिखे, समझ जाना,
मैं क्या बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है। देखो, कृषि विकास से अर्थ है कि कृषि पद्धतियों के विस्तार और विकास से है, जो जिससे हमें उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। कृषि विकास का मतलब है कि उत्पादकता भी बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, और हमें नई नई सिंचाई व्यवस्था या तकनीकी अपना रही हैं। या और स्थिरता का मतलब क्या दोस्तों? उस अवधि, उस स्थिरता उस अवधि को बताती है जब कृषि विकास धीमा हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में गिरावट आती है, और जो भी लोग खेती बाड़ी में शामिल होते हैं वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो देखो, कृषि विकास में योगदान देने वाले और कौन से कारक, अगर 20 नंबर का सवाल है तो क्या लिख सकते हो आप? कृषि विकास कैसे आगे बढ़ता है? अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी आपके पास, अच्छे किस्म के बीज होंगे, उन्नत सिंचाई व्यवस्था होगी, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। आपके पास में जो फसल वगैरह है उसको बेचने के लिए सड़कें होनी चाहिए, भंडारण सुविधा होनी चाहिए, परिवहन नेटवर्क होना चाहिए, तो बुनियादी ढांचा भी आपके पास होना चाहिए। आगे है बाजार पहुंच और व्यवसायीकरण। देखो, किसानों को बाजार से जोड़ना, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और बिचौलियों की भूमिका को कम करना किसानों की आय में सुधार ला सकता है और विकास को बढ़ावा दे सकता है। इस तरह से हम कृषि को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सरकार जो सब्सिडी देती है, जो सरकार लोन देती है, ऋण देती है, और अनुसंधान और विकास, इस सब से भी दोस्तों कृषि विकास होता है। इसके अलावा किसानों को शिक्षण और प्रशिक्षण देके, ठीक है, एजुकेशन और ट्रेनिंग देकर के हम कृषि विकास करवा सकते हैं। स्थिरता, देखो स्थिरता, ठीक है। अब देखो, स्थिरता का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उत्पादन घट गया है, अब वो सिंचाई व्यवस्था खराब हो गई, या फिर अच्छे किस्म के बीज नहीं है, ठीक है, अच्छी सिंचाई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, लोन नहीं मिल रहा है, और वर्षा पे निर्भर हो गए हैं अपन, ठीक है। तो इस तरह से लिख देना कि उत्पादन में गिरावट आएगी और कृषि विकास में स्थिरता आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक डिरीगिज्मे, आर्थिक डिरीगिज्मे का संकट। देखो, आ सकता है डिरीगिज्मे, इसको भी कर देंगे अटेम्प्ट, कर देंगे ना अटेम्प्ट, अभी तक किया ना तो अभी भी करेंगे अपन अटेम्प्ट, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या है दोस्तों, डिरीगिज्मे का मतलब होता है आर्थिक नियंत्रण का संकट, ठीक है, आर्थिक नियंत्रण का संकट। डिरीगिज्मे मतलब नियंत्रण, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये आर्थिक डिरीगिज्मे हमें क्या बताता है? उन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों और विफलताओं को संदर्भित करता है जो राज्य के हस्तक्षेप और नियंत्रण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जैसे कि 20वीं सदी के अंत में। देखो, अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो, राज्य का हस्तक्षेप होता है जहाँ पर भी आर्थिक डिरीगिज्मे होता है। देखो, भारत में भी राज्य का हस्तक्षेप था ना, कि सरकार प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप करती थी। कोई भी सरकारी योजना हो, कोई भी सरकारी क्षेत्र हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, वहाँ पर क्या करती थी, सरकार हस्तक्षेप करती थी। इसकी वजह से जो घरेलू उद्योग है उनको तो प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन दोस्तों जो विदेशी कंपनियां हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। डिरीगिज्मे का मतलब होता है राज्य का नियंत्रण करना और धन के पुनः वितरण के माध्यम से सामाजिक कल्याण या लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। समाजवाद में क्या होता है वही आपको लिखना है, कि आर्थिक डिरीगिज्मे में क्या होता है, सरकार का उद्देश्य होता है कि राज्य की संस्थाओं, राज्य के व्यापार पर कंट्रोल करके किसानों को और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर संसाधन बांटना और उनका कल्याण करना। 1897 का महामारी रोकथाम अधिनियम सबने रटा हुआ है। बुबोनिक प्लेग फैला था मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर क्या फैला था? बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग, ठीक है। तो एक प्रकार का ये लॉ था जिसको मतलब बुबोनिक प्लेग को टैकल करने के लिए बनाया गया था ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा। तो इसका मकसद क्या था कि जो बुबोनिक प्लेग फैल रही थी, इस बीमारी से लोगों को बचाना और जो पीड़ित हैं लोग उनका उपचार करना। औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये आया हुआ सवाल है। औद्योगिक रुग्णता लास्ट सवाल है मेरी तरफ से। और भाई वीडियो को बार बार देखना, और लास्ट पेपर है यार आपका, ठीक है, लास्ट पेपर है। सेकेंड ईयर में अगर पढ़ना है, एक एक पन्ने में क्या क्या लिखा हुआ है, पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ाऊँगा। किसी को पढ़ना है तो चैनल पर बने रहना, ठीक है। औद्योगिक रुग्णता से मतलब है कि ऐसी स्थिति से जहां कोई औद्योगिक फर्म खराब प्रदर्शन कर रही हो, घाटे में चल रही हो, या अपने लोन को, ऋणों को चुकाने में कठिनाइयों का सामना कर रही हो, ये औद्योगिक रुग्णता या इंडस्ट्रियल सिकनेस कहलाती है। जैसे कोई भी कंपनी है दोस्तों, अगर वो उत्पादन नहीं कर पा रही है या उस पर घाटा चल रहा है, ठीक है, उस पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो अपने शेयरों को मतलब शेयर धारकों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, ठीक है, और वहाँ पर जो कर्मचारी वो भी खुश नहीं है, ठीक है, और ऋण चुकाने में भी ऐसे मना, लोन नहीं चुका पा रही है, तो ऐसा जो उद्योग है वो औद्योगिक रुग्णता का शिकार होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के उद्योगों में पुरानी तकनीक शामिल होगी। यहाँ पर दोस्तों खराब प्रबंधन, मैनेजमेंट खराब होता है, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा होता है,
ठीक है, और अकुशल संचालन होता है। और बाजार में ऐसी कंपनी आई है, ऐसे उद्योग नहीं टिक पाते हैं जो औद्योगिक रुग्णता का शिकार होते हैं, इंडस्ट्रियल सिकनेस इश्यू कहते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहना, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कैसा लगा बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना, कितना आपको इसमें हेल्प मिला वो आपको लिखना है, ठीक है। पेपर के बाद में इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, फीडबैक देना। और अगर पढ़ना चाहते हो सेकेंड ईयर के अंदर तो भी इंटरेस्टेड हो तो भी कमेंट करना आप, ठीक है। चलो टेक केयर, अच्छे से देना पेपर, अटेम्प्ट करना है और शांति से बिल्कुल पीसफुल होकर के वहाँ पर अटेम्प्ट करना सवाल। बहुत बढ़िया पेपर होगा, आप कर पाओगे, भरोसा रखो खुद पर, ठीक है। चलो गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।